अब सुबह आप नाश्ता करके आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने मसलन खाया होगा पराठा, और पराठे के साथ अंडा वगैरह। अब अगर आप उसका एनालिसिस करवाएं कि इसके अंदर जो खुराक आप सुबह नाश्ते में खा के आए हैं उसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो वजन के एतबार से सबसे ज्यादा जो चीज उसमें होगी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया है? उसमें जो आटा आप खा रहे हैं, गंदम खा रहे हैं, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट हैं ज्यादातर। दूसरे नंबर पे उसमें क्या है? वजन के एतबार से आपने फॉर एग्जांपल उसके साथ अंडा खाया, तो अंडे में मेनली क्या चीज है? प्रोटीन्स हैं। तीसरी चीज जो मेजर आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिपिड्स हैं, जो घी या तेल जिसमें वो पराठा बना था। तो ये तीन चीजें आपके खुराक का बुनियादी जुज हैं, मेजर पोर्शन ऑफ डाइट वो बनाते हैं ये तीनों। तो आज फिर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाए जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स में से एक हैं। ठीक है, तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और सेल के या बॉडी के तकरीबन तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देखी हुई हैं। वुड के अंदर आपने सेलुलोज देखी हुई है, या सेलुलोज आपने कॉटन देखी हुई है प्योर फॉर्म में, पेपर है या आपके कपड़े हैं, तो ये ज्यादातर सेलुलोज के बने हुए हैं। इसी तरह स्टार्च है, नशास्ता या मैदा आपने देखा हुआ है, स्टार्च होता है, तो वो सीरियल्स में, सीरियल से मुराद जिन चीज़ों से आप दलिया वगैरह बनाते हैं, दालें वगैरह, और ट्यूबर्स में, ट्यूबर से मुराद आलू या शकरकंदी वगैरह आपने देखी है, तो उनके अंदर पाया जाता है। इसी तरह केन शुगर है, जो गन्ने से आप चीनी निकालते हैं, और मिल्क शुगर है जिसकी वजह से दूध में मिठास होती है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स की बॉडी में सेल वाल बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसी तरह ये फंक्शनल रोल्स भी प्ले करते हैं। फंक्शनल रोल्स का मतलब है कि बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हमें एनर्जी देते हैं। आपने सुबह नाश्ता किया है तो इस वजह से आपकी बॉडी इस वक्त हीटेड है, गर्म है। ठीक है, तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब है, कार्बो कार्बन के लिए है, हाइड्रेटेड का मतलब है पानी वाला। तो ऐसा लगता है जैसे कार्बन के साथ पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखें यहां पर स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, तो दरमियान में जो कार्बन है चार, उनमें से हर एक के साथ एक H और एक OH लगा हुआ है। यानी कि जैसे पानी का H तोड़ के इधर लगा दिया, OH तोड़ के इधर लगा दिया, तो वो HOH जुड़े हुए हैं। तो इसलिए फार्मूले से ऐसा लगता है जैसे कार्बन के साथ पानी जोड़ दिया है, हाइड्रेट कर दिया है। ठीक है, केमिकल एनालिसिस करें तो पता लगता है कि ज्यादातर इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते ज्यादातर में। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाहमी आपस में उनकी मिकदार ऐसी है जैसी पानी के अंदर होती है, यानी कि दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन के एटम डबल होंगे ऑक्सीजन से। तो जनरल फॉर्मूला इनका हम लिखते हैं CxH2OY। ठीक है, CX यानी कि C के X एटम होंगे और H2O के Y एटम्स होंगे। अब X कोई भी नंबर हो सकता है 3 से लेकर कई हजार तक। ठीक है, 3 से लेकर कई हजार तक का नंबर हो सकता है X, और Y सेम नंबर भी हो सकता है और थोड़ा डिफरेंट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर X में 6 है तो Y 6 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है उसकी जगह पे, या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल जबान में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। अब ये एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है।
पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो इसलिए इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पड़ी हुई हैं, क्या फर्क होता है? क्या फर्क है? यहां पर दिखाया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये आ रहा होता है चेन के किनारे पे अमूमन, ठीक है, यानी कि बिल्कुल किनारे पे होगा, आगे कोई कार्बन नहीं होगा, बल्कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो यहां पर आप देखें एल्डिहाइड में आर ग्रुप है। आर ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के 4 कार्बन हो सकते हैं या 5 कार्बन हो सकते हैं। फिर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड हुआ हुआ है ऑक्सीजन के साथ, 3 वैलेंसियां कार्बन की पूरी हो गई, चौथी वैलेंसी किससे पूरी हुई हुई है? हाइड्रोजन से पूरी हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये चेन के किनारे पे है, ठीक है, किसी लंबे से मॉलिक्यूल के किनारे पे लगा हुआ है ग्रुप, तो इस ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। उसके मुकाबले में कीटोन में फर्क क्या है कि यहां पर भी कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक तरफ आर है, तो बेसिकली इतना पोर्शन उसका सेम है, लेकिन आगे एच के बजाय कोई दूसरा आर ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी कार्बन है और राइट साइड पे भी कार्बन है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसी चेन के दरमियान में आ जाए तो उसको हम कीटोन कहते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर एंड में आए किसी चेन के तो उसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्लियर है फर्क? तो इसको अब डेफिनेशन क्या हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर शर्त यह है कि ऐसे कंपाउंड जिनको तोड़ने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिले। अब इसका क्या मतलब हो गया? ये बात तो समझ आ गई कि वो बताते खुद या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, लेकिन तोड़ने से क्या मुराद है? तोड़ने से मुराद ये है कि बाज दफा एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ते गए और उन्होंने बना दिया स्टार्च। अब स्टार्च को टेस्ट करें तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी नहीं है। इसी तरह सेलुलोज है तो वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अब उसके अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि उनका रिएक्शन हो गया आगे। तो लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो ऐसे कंपाउंड जिनको तोड़ने पर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर आपको 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अंदर अगर आप पानी ऐड कर दें तो वो दोनों ग्लूकोज टूट के अलग अलग हो जाते हैं। रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है कि एक के साथ H लग गया, दूसरे के साथ OH लग गया। वाटर की एडिशन से किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना हाइड्रोलिसिस कहलाता है, और यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में हाइड्रोलिसिस कब हो रही थी? जैसे ही आपने लुकमा मुंह में डाला और उसको चबाना शुरू किया, फौरी तौर पे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस शुरू होने लगी। जो आपने थूक उसके अंदर मिलाया, थूक के अंदर एंजाइम है, उसने कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को वहीं पे तोड़ना शुरू कर दिया। थूक में पानी भी है तो पानी के मॉलिक्यूल स्टार्च में बीच बीच में, स्टार्च में यही वाला बॉन्ड बना हुआ होता है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन नीचे जो टेढ़ा सा लटका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पानी ऐड होता गया और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलहदा होना शुरू हो गए, बल्कि ग्लूकोज के नहीं हुए, आगे चल के देखेंगे, लेकिन बहरहाल यही रिएक्शन वहां पर आपके मुंह में हो रहा था, और तकरीबन आपको घंटा 1.5 घंटा हो चुका है चूंकि उसे खाए हुए, तो अब आपकी इंटेस्टाइन में यही रिएक्शन बड़ी तफसील के साथ हो रहा है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीन प्लांट्स से हम हासिल करते हैं। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सारे एनिमल्स, वो अपनी खुराक अल्टीमेटली कहां से लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स से। या तो वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं।
ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपनी खुराक प्लांट से हासिल कर रहे हैं, और प्लांट्स ये कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है चीजों को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सूरज से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके कमाल की बात ये है, और उससे फिर वो अपनी बॉडी को बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से सारा कुछ बना लेते हैं। प्लांट की बॉडी को जो भी कुछ रिक्वायर्ड है, चाहे उसको प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, चाहे उसने डीएनए बनाना है, चाहे उसने लिपिड्स बनाने हैं, वो हर चीज ग्लूकोज से बना सकता है आगे, ठीक है। तो अपनी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज से बना लेता है, और फिर हम उन्हें खा जाते हैं थोड़े बहुत, और उससे फिर हमें भी खुराक मिलती है। अब हमारी बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं और फिर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहां पर वर्ड याद रखने वाले हैं, ग्लाई या ग्लू। ग्लू का वर्ड कहीं पे सुना हुआ है? तो जहां जहां ग्लू और ग्लाई आ रहा है उसका क्या मतलब है कि किसी ना किसी शुगर की बात हो रही है, ठीक है, किसी ना किसी कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जहां शुगर जुड़ी हुई हो प्रोटीन के साथ, ठीक है, और जो चीज एंड में आ रही है वो बड़ी है, जो शुरू में आ रही है वो छोटी है। तो यहां पर प्रोटीन बड़ी है, उसके साथ थोड़ी सी शुगर जोड़ दी है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं कि जहां पर प्रोटीन्स और शुगर आपस में जुड़ जाएं। इसी तरह लिपिड्स के साथ जुड़ सकते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि लिपिड चिकनाई के साथ, तेल वगैरह के साथ जुड़े होते हैं और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। यहां पर आपको तस्वीर दिखाई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल के बाहर जो कवरिंग होती है ये नीचे नजर आ रही है, इसमें ये जो सुरमई से कलर के नजर आ रहे हैं आपको ब्लू ब्लू से, ये प्रोटीन्स हैं, और बाज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर फिर कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। यहाँ पे भी आपको ये ग्रीन से कलर में जो नजर आ रही हैं ये सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसी तरह बाज दफा लिपिड्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, यहां पर ये जो ग्रीन वाली चेन नजर आ रही है ये लिपिड्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सेल के बाहर जो जाला है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में मदद देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक सेल को अमूमन दूसरे सेल से जोड़ने के लिए या सेल की पहचान करने के लिए कि वाइट ब्लड सेल घूमता फिर रहा होता है, हाँ भाई अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तो वो दिखाता है कि मेरे पास ये वाले कार्बोहाइड्रेट है, तो वो पहचान जाता है कि हाँ ठीक है तुम्हें यहीं पे होना चाहिए। अगर उसे पता लगे कि गुर्दे का सेल उठ के कंधे में आया हुआ है वाइट ब्लड सेल से, तुम इधर क्या कर रहे हो, उधर से ही उसको लेके और थाने में। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। आपसे बात हुई थी कि सैकर और शक्कर एक ही वर्ड है, और शक्कर और शुगर भी एक ही वर्ड से डिराइव हुए हैं। थोड़ी थोड़ी उनमें वक्त के साथ वेरिएशन, मतलब पुरानी कोई एक ही जबान थी जिससे सब जबानों में ये वर्ड गए, लोग थोड़ा थोड़ा लहजा मुख्तलिफ होने की वजह से वो अल्फाज थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं। तो सैकराइड से मुराद शक्कर के यूनिट्स हैं, ठीक है, शुगर के यूनिट्स हैं, वो छोटे टुकड़े जिनसे जुड़कर दूसरी चीनी के जैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो तीन तरह के सैकराइड्स पाए जाते हैं। मोनोसैकराइड, मोनो का मतलब एक, ऊनो या ओनो कहीं पे आए तो उसका मतलब एक होता है, मोनो वहीं से ही है, मोनोसैकराइड्स एक शुगर। और ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, ओलिगो का लफ्जी मतलब होता है चंद, बायोलॉजी में कई जगह पर इस्तेमाल होता है। ओलिगोसैकराइड्स जहां पर चंद शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक थोड़ी लंबी चेन बना लें, 5, 10, 15,
फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जहां पर बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हों सैकड़ों या हजारों की तादाद में, तो वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाती हैं। मसलन ग्लाइकोजन और स्टार्च आपने सुने हुए हैं। ठीक है, तो 3 तरह की शुगर्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के एतबार से हमने उन्हें 3 ग्रुप्स में जो डिवाइड किया हुआ है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से हर एक के बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे।